कभी लॉटरी खरीदी है? नहीं, मैंने बचपन में कभी छोटी सी हमारी 10 रुपए 20 रुपए छोटी छोटी वाली वो तो खरीदी होगी। लॉटरी खरीदी और बीच में से कुछ निकला वैसा भी? हाँ, वो स्क्रैच करके कुछ निकल जाता तो वैसे ही मतलब ये आप इमेजिन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये सच हुआ है क्योंकि किसी की करोड़ों की लॉटरी लगी है। और उसके बाद उन शख्स ने क्या किया है अपनी लॉटरी की और जीती हुई इनामी राशि के साथ, वो आपको बताते हैं। नाम है इनका अनिल, संयुक्त अरब अमीरात के रहने वाले हैं। बिल्कुल, और उन्होंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा। लॉटरी को पहले इनाम लगा और एक रात में अनिल अरबपति बन गए। और अनिल ने इनाम में मिली रकम का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को देने की इच्छा जताई है और साथ ही बताएं कि वो रकम का बड़ा हिस्सा अपने सुनहरे भविष्य के लिए रखेंगे। I feel very lucky to own the first biggest prize in UAE lottery history. कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ऐसा ही कुछ यूएई में रहने वाले अनिल कुमार के साथ। भारतीय मूल के अनिल कुमार की किस्मत ने रातों रात ऐसी करवट ली कि वो पलक झपकते ही अरबपति बन गए। असल में अनिल ने द यूएई लॉटरी का टिकट खरीदा था और अब लॉटरी के इसी टिकट ने उनकी किस्मत बदल दी। अनिल ने द यूएई लॉटरी में 100 मिलियन दिरहम का जैकपॉट जीता है। भारतीय रुपयों में ये रकम करीब 240 करोड़ बैठती है। इतना ही नहीं, यूएई में दिया गया ये अब तक का सबसे बड़ा प्राइज है। ये ऐतिहासिक जैकपॉट जीतने वाले अनिल कुमार आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और पिछले कई सालों से यूएई में रहकर काम कर रहे हैं। जैकपॉट जीतने पर द यूएई लॉटरी की तरफ से एक वीडियो जारी कर अनिल कुमार को बधाई दी गई। अनिल के लिए वो भाग्यशाली दिन रहा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। ये वो दिन था जिसने उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि अनिल ने अपना विजय टिकट कैसे चुना था? असल में अनिल ने एक साथ लॉटरी के 12 टिकट खरीदे थे, फिर इजी पिक ऑप्शन का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी मां की जन्म तारीख वाला नंबर चुना। 88 लाख लोगों ने लॉटरी के टिकट खरीदे थे और उन सब में अनिल की लॉटरी के सारे नंबर मैच कर गए। अनिल कुमार की इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कभी कभी किस्मत एक पल में जिंदगी बदल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक गाना ना मेरा बड़ा फेवरेट है। कौन सा? जो एक राजस्थानी फोक सॉन्ग होता है ना, आपने देखा होगा कि जब भी हम कुछ ऐसे ट्रेडिशनल कुछ पहनते हैं तो हम ऐसा ही म्यूजिक लगाते हैं। उनमें से एक है पधारो मारे देश, केसरिया बालम। हाँ, आवोरे। आपका तो सीरियसली हाँ, मतलब और उस गाने के तो कई सारे वो सिंगर्स ने अलग अलग तरीके से गाए क्योंकि फोक है, फोक को तो हम वैसे भी डिफरेंट स्टाइल में गा सकते हैं। और राजस्थान का जो कल्चर है ना, वो किसी और के साथ उसको कंपेयर कर भी नहीं सकते। तो इसी मधुर आवाहन के साथ राजस्थान में पुष्कर पशु मेले का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। मेले का आगाज ढोल नगाड़ों और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के साथ किया गया है। इस मेले का आयोजन हर साल अक्टूबर से नवंबर के महीने में किया जाता है और बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी इस पारंपरिक मेले का हिस्सा बनते हैं। राजस्थान के शहर पुष्कर में आज जश्न का माहौल है। हर तरफ हर्ष और उल्लास है। हर ओर राजस्थानी संस्कृति के रंग बिखरे हुए हैं। कहीं राजस्थानी पारंपरिक नृत्य गैर हो रहा है तो कहीं विदेशी मेहमान भी लोक गीतों पर थिरक रहे हैं और स्थानीय लोग इस खुशी के पल को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। राजस्थानी नगाड़ों की भी खूब धूम है। यहाँ भी सिर्फ राजस्थान के लोग ही नहीं, विदेशी मेहमान भी पारंपरिक लिबास में सज धज कर स्थानीय लोगों का साथ दे रहे हैं। राजस्थान में ये जश्न है सदियों पुराने पुष्कर पशु मेले के उद्घाटन का, जो हर साल अक्टूबर से नवंबर महीने तक चलता है।
हालांकि मेले की शुरुआत 22 अक्टूबर को ही हो गई थी और मेले में पशुओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया था, लेकिन झंडारोहण के साथ आज मेले की औपचारिक शुरुआत हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले में देश भर से एक से बढ़कर एक नस्ल के पशु अपने मालिकों के साथ पहुंचते हैं। ऊंट की चाल में राजस्थान का गर्व है, तो घोड़ों की टाप में शौर्य की गाथा और गायों की आंख में मातृत्व की करुणा। यहाँ सिर्फ इन पशुओं की खरीद और बिक्री ही नहीं होती, बल्कि ये मनुष्य और पशु के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। मेले में पंजाब से आए मारवाड़ी नस्ल के शाहबाज से मिलिए, जो अब तक कई शो जीत चुका है। ये अब तक जिस भी शो में गया है वहाँ से जीत कर ही लौटा है। इसकी राजसी चाल, बेदाग बनावट लोगों को आकर्षित किए बगैर नहीं रहती। इसकी लंबाई 65 इंच है और कीमत 15 करोड़ रुपए। वैसे इसको देने का अभी कोई विचार तो कम है, बट हमने 15 करोड़ रुपया इसका आस्किंग प्राइस रखा है और काफी अच्छी हमें ऑफर घर पे इसकी हुई भी है। लगभग 9 करोड़ रुपया ऑफर्ड है इसको। पर अब आगे एक बार इसके बच्चे बच्चियां कुछ स्टैंड हो जाएं, फिर देखते हैं क्या बनता है। मेले में साबरमती नस्ल के युवराज भैंसे की भी खूब धूम है, जो गंगानगर से चलकर पुष्कर मेले में अपना टशन दिखा रहा है। इसका वजन 800 किलो है और बहुत शांत स्वभाव का है। इसकी कीमत 35 लाख रुपए है। युवराज की डाइट भी बिल्कुल शाही है। इसके डाइट के अंदर हम काजू, बादाम, घी, दूध और खल, बिनोला और चने ये डाइट्स में देते हैं। मक्का देते हैं, चारा देते हैं हरा। मेले में एक से बढ़कर एक गाय भी पहुंची हुई है। छोटे से लेकर बड़ी गाय तक सभी साइज की गाय यहाँ मौजूद है और लोगों को आकर्षित कर रही है। अब जरा इस क्यूट से बछड़े से भी मिलिए, जो दक्षिण भारतीय नस्ल का है। एक समय पर ये विलुप्त होने के कगार पर थी, लेकिन साझा प्रयासों से ये अब पुनर्जीवित हो रही है। इस बार प्रदर्शनी में 16 इंची की लगाई है, मेरे हाथ में है। ये भी 2 महीने की बच्ची है, 16 इंची की। और सबसे बड़ी बिच्छुर की 35 इंच, मतलब 3 फीट से भी 1 इंच छोटी। ये दक्षिण भारत की ब्रीडें हैं और अब विलुप्ति की कगार पे है, लेकिन अब संवर्धन में हम जैसे बहुत जने लगे हुए हैं, तो बस वहीं से कलेक्शन करके अब धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। पुष्कर का ये पशु मेला भारत के कृषि गौरव, सांस्कृतिक समृद्धि, मनुष्य और उनके पशुओं के बीच स्थायी संबंध को दर्शाता है। साथ ही भारत की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाता है। इस मेले में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। बहुत से विदेशी मेहमान तो आ चुके हैं, लेकिन अभी और मेहमानों के आने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात इंटरनेट की उस क्रांति की जो सैटेलाइट से सीधे आपके घर पहुंचेगी और जिस इंटरनेट की स्पीड से आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल ऑफिशियली अब एलॉन मस्क की स्टारलिंक की भारत में एंट्री हो गई है और आज से कंपनी ने मुंबई में अपना ट्रायल शुरू कर दिया है। और ये डेमो इसलिए अहम है क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं कि स्टारलिंक भारत में अपनी सेवा कब शुरू करेगा। और स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट आने के बाद भारत के उन दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंच सकेगा जहां आज इंटरनेट का पहुंचना नामुमकिन माना जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इससे जुड़ा सबसे ताजा अपडेट। क्या इंटरनेट के प्राइस और भी कम होने जा रहे हैं? और क्या भारत की इंटरनेट सेवा सैटेलाइट मोड में कदम रखने जा रही है? जब से एलन मस्क की स्टारलिंक ने भारत में कदम रखे हैं, तब से हर यूजर के दिमाग में यही सवाल हैं। स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च करने जा रही है और अब इसके लिए कंपनी ने मुंबई में डेमो रन भी शुरू कर दिया है। आज से भारत में स्टारलिंक का जो डेमो शुरू हुआ है, उसका मकसद डेटा इंक्रिप्शन, यूजर ट्रैकिंग और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करना है। इसके अलावा कंपनी अपनी इंटरनेट स्पीड, लेटेंसी और कनेक्टिविटी को भी परख रही है। ये वो प्रक्रिया है जिससे सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस शुरू करने से पहले गुजरना होता है। तो सवाल है कि इस टेस्टिंग के कितने दिनों बाद से स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस यूजर्स तक पहुंचने लगेगी और क्या वाकई अब इंटरनेट उन दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंच जाएगा जहां इंटरनेट का सिग्नल नामुमकिन माना जाता है।
कंपनी को इसी जुलाई से भारत में अपनी सर्विस शुरू करने की अनुमति मिली है, जिसके बाद कंपनी ने मुंबई में अपना दफ्तर बनाया है। इंटरनेट की दुनिया में भारत में अब एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड अपने पंख फैला रही है। मुंबई के चांदीवली इलाके में उन्होंने अपना भारत का पहला ऑफिस लिया है। हम इस वक्त उसी बूमरैंग बिल्डिंग के बाहर हैं, जहां पर एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने एक 1294 वर्ग फीट का ऑफिस 5 साल के लीज पर लिया है, जिसका किराया तकरीबन 2 करोड़ 33 लाख रुपए आका जा रहा है। कंपनी ने आज मुंबई में 30 और 31 अक्टूबर को टेक्निकल और सिक्योरिटी डेमो आयोजित किया है। डेमो रन के दौरान जो कंपनी अपने हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क की क्षमता दिखाएगी। इस ट्रायल के जरिए स्टारलिंक भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी के नए दौर की शुरुआत के संकेत भी दे रही है। एलन मस्क की कंपनी की इस क्षेत्र में पदार्पण के बाद अब विशेषज्ञों के अनुसार भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेक्टर में बड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। अब देखना होगा कि सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करने का जो एलन मस्क का प्लान है भारत में, वो भविष्य में कितना सफल होता है। स्टारलिंक अपनी सर्विस कब से शुरू करेगी, इसको लेकर अटकलें हैं। कंपनी दिसंबर के अंत या फिर जनवरी से अपनी सेवाएं भारत में शुरू कर सकती है। सरकार ने कंपनी को 20 लाख कनेक्शन की इजाजत दी है। कहा यह भी जा रहा है कि स्टारलिंक के सेटअप को लगाने में 25 से 30 हजार का खर्च आएगा, जिसके बाद दूर दराज के गांव से लेकर पहाड़ों के कोने कोने तक इंटरनेट की सर्विस आसान हो जाएगी। भारत इंटरनेट डेटा की खपत के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। यही नहीं, भारत दुनिया का ऐसा देश भी है जहां इंटरनेट सबसे सस्ता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि स्टारलिंक की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के आने के बाद दूसरी तमाम कंपनियां भी इस मार्केट में उतरेंगी, जिसकी वजह से इंटरनेट के प्राइसेस और भी कम हो जाएंगे। स्टारलिंक की सर्विस का इंतजार इसलिए भी है क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे तमाम इलाके हैं जहां इंटरनेट पहुंचाना बेहद खर्चीला और मुश्किल है। यही नहीं, पहाड़ों पर आज भी ऐसे कई जगहें हैं जहां इंटरनेट नामुमकिन माना जाता है। अब चूंकि स्टारलिंक की सर्विस सीधे सैटेलाइट से आपके घर इंटरनेट पहुंचाएगी, ऐसे में सभी की नजरें आज हो रहे डेमो पर हैं, जिसके बाद कंपनी अपनी सेवाएं भारत में शुरू कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। गुड न्यूज़ ये है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर तैयार है और आज से कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। योजना के मुताबिक अगले साल अप्रैल में एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए खोल भी दिया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना अब सच होने की दहलीज पर खड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा माना जाने वाला नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब जनता के लिए खुलने में केवल 2 कदम दूर है। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट और सीएम योगी का महत्वाकांक्षी सपना है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो तेजी से आकार ले रहा है और आज से यहाँ कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल शुरू होगा। ये ट्रायल 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें हर दिन करीब 2 घंटे का कैलिब्रेशन फ्लाइट का ट्रायल किया जाएगा। कैलिब्रेशन फ्लाइट को किसी भी नए एयरपोर्ट की उड़ान सुरक्षा और नेविगेशन सिस्टम की जांच के लिए किया जाता है। इस ट्रायल के दौरान विमान रनवे, नेविगेशन उपकरण, कम्युनिकेशन सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम की सटीकता जांचता है। कैलिब्रेशन फ्लाइट ये सुनिश्चित करती है कि विमान सुरक्षित रूप से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सके। साथ ही सभी तकनीकी मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप हों। ये प्रक्रिया डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की निगरानी में पूरी की जाती है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके शुरू होने से न केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बल्कि पूरे वेस्ट यूपी और दिल्ली एनसीआर के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसका संचालन शुरू होते ही दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा और उत्तर भारत को नया एविएशन हब मिलेगा। नवंबर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन होने की उम्मीद की जा रही है। 1334 एकड़ क्षेत्र में फैले इस एयरपोर्ट का विकास यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है, जो स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसके पूरा होने पर ये न सिर्फ भारत में एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में काम करेगा, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक विकास और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा।
अरुण त्यागी, ग्रेटर नोएडा, गुड न्यूज टुडे। ज्यादातर देखा गया है कि डॉक्टर किसी गर्भवती महिला को वजन उठाने से मना करते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही अपने बुलंद हौसलों से भरी एक महिला कांस्टेबल ने सबको हैरान कर दिया। दिल्ली पुलिस की ये महिला कांस्टेबल है सोनिका यादव, जिन्होंने 7 महीने की प्रेग्नेंट महिला होते हुए भी दिल्ली पुलिस के लिए पदक जीता है। बिल्कुल, और आंध्र प्रदेश में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर 2025-26 में जब सोनिका मंच पर उतरी तो दर्शकों और खिलाड़ियों की नजरें सोनिका पर टिक गई। लेकिन 31 साल की गर्भवती सोनिका यादव ने अपने हौसले और दृढ़ इच्छा शक्ति के बूते वेट लिफ्टिंग में 145 किलो वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। ये भी बता दें कि सोनिका दिल्ली के नॉर्थ जिले में तैनात हैं और आजकल उनकी हिम्मत की भी खूब चर्चा हो रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल सोनिका यादव मौजूद हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया पुलिस कंपटीशन में वेट लिफ्टिंग में भाग लिया और वहां पर पदक भी जीता। लेकिन खास बात यह है कि सोनिका जी ने ये सब पदक तब जीता जब वो 7 महीने से प्रेग्नेंट हैं। सवाल ये है कि जब आपने इतने बड़े कंपटीशन में, वो भी वेट लिफ्टिंग में, जाने की बात परिवार से, कोच से की, तो क्या सबने आपको अलाउ किया? सर, शुरुआत में सबको, मेरी और बच्चे दोनों की बहुत चिंता थी, तो सबने मुझे कहा कि आप इससे बैकआउट कर सकते हो क्योंकि ये कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं है जो दोबारा कभी नहीं आएगी, ये हर साल आती है, आप अगले साल भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन फिर मैंने अपनी डॉक्टर से बात की, अपने कोच से बात की, तो उन सब ने मुझे कहा कि अपनी बॉडी के लिमिट्स के अंदर रहते हुए, उन्हें एक्सीड ना करते हुए अगर आप इस प्रतियोगिता में भाग लेते हो और सारी जितनी भी प्रिकॉशंस है उन्हें फॉलो करते हो तो आप इसमें भाग ले सकते हो। कब से तैयारी कर रही थी आप इस दिन की? सर, मेरी तैयारी मेरे कंपटीशन के लिए थी और लास्ट ईयर भी मैंने सेम कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उस साल भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल ही था पिछले साल। लेकिन जब मैं वहां से लौटी थी तो मैंने सोचा था अब की बार मैं अपने मेडल का कलर बदल के गोल्ड करूंगी। लेकिन उसी बीच मुझे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो वैसे ही डिसाइड हो गया था कि हम सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि बॉडी को ज्यादा लिमिट को पुश ना करें। तो तैयारी सर मेरी इसकी पिछले साल से ही थी। हस्बैंड का कैसा सहयोग रहा इस पूरे दौरान? सर, हस्बैंड मेरे सपोर्टिव हैं और उनका अच्छा सहयोग था क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ या कोई भी चीज होती है उसमें मुझे जो भी सहयोग की या सहायता की जरूरत होती है वो मेरा साथ देते हैं। सर, दिल्ली पुलिस भी बिल्कुल मेरे परिवार जैसा है, तो जो शब्द, जो कंसर्न मेरे परिवार ने दिखाया वही दिल्ली पुलिस के सभी अफसरों ने दिखाया और मुझे यही कहा गया कि देखो, आप इस प्रतियोगिता में अगले साल भाग ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, ये आपकी इच्छा पर है। तो फिर मैंने उन्हें भी उसी तरीके से कन्विंस किया, समझाया कि सर मैम, मैं अपनी लिमिट्स को पुश नहीं करने वाली और मैंने अपनी डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स भी दिखाई कि मैं जाने से भी पहले 2 दिन पहले अपने सारे चेकअप्स वगैरह करा के मैं फिर गई थी। जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि हाँ, बच्चा और मैं दोनों ठीक है, सर मैंने तभी इस प्रतियोगिता में भाग लिया। अच्छा, किसी ने सवाल नहीं उठाया कि भाई वेट एक लोग नहीं 2 लोग मिलके उठा रहे हैं, ऐसा तो नहीं किसी ने कहा? नहीं सर, ऐसा किसी ने नहीं कहा, बट हाँ, मेडल मिलने के बाद मुझे काफी लोगों ने ये कहा कि ये मेडल तो मैम आधा हो गया, आधा मेडल तो ये किसी और का ही है। मैंने कहा ये पूरा ही उसी का है क्योंकि ये मेडल मेरे से ज्यादा मेरे बच्चे का ही है। सोनिका यादव जी हैं, जाहिर तौर पर जिस परिस्थितियों में इन्होंने साहस का परिचय दिया है और जिस तरीके से इस प्रतियोगिता में पदक हासिल किया है, यही वजह है कि आज पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इनको सराहा जा रहा है। हिना खान टीवी इंडस्ट्री की एक मशहूर कलाकार हैं। उनको टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता में अक्षरा की भूमिका में पहचान दिलाई। वो कुछ हिंदी फिल्मों में भी एक्टिंग करती हुई नजर आई हैं। कुछ समय पहले हुई उनकी शादी खूब चर्चा में है। और देखिए, इस खूबसूरत शादी के लम्हे से पहले उनके जीवन में ब्रेस्ट कैंसर का साया भी मंडराया। उस कठिन दौर को हिना ने बेहद बहादुरी और हिम्मत के साथ जिया। तो चलिए आज इस खूबसूरत टैलेंटेड एक्ट्रेस के जरिए ही जानते हैं कैसे उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को मात दी। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के मौके पर इस समय हमारे साथ योद्धा और एक्ट्रेस हिना खान मौजूद हैं। वाकई में ये जो शब्द मैंने कहा है आपके लिए बनता ही है क्योंकि बहुत बड़ा जुनून, बहुत बड़ी जंग लड़ी है आपने। बहुत कुछ आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। मेरी डॉक्टर सेवेंती लिमाई मेरे साथ हैं एंड मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं और मुझे सही टाइम पे कौन सी दवा देनी है उसका भी ख्याल रखती हैं। सो आई एम डूइंग वेल एंड टेकिंग 1 day at a time। कैसा चल रहा है इस समय आपका शूटिंग एंड ऑल?
एवरीथिंग इज फाइन। आपको पता है 2 बजे रात को पैकअप हुआ है, सुबह 6 बजे से आई एम ट्राइंग टू ड्रेस अप एंड गेट रेडी एंड बी हियर। ऐसा फील होता है कि इतनी बड़ी बीमारी को आपने हराया? एक्चुअली मैंने जैसे पहले भी बोला कि ये पर्सपेक्टिव है, आप किस तरह से इसे देखते हैं। आप बड़ी बीमारी सोचेंगे तो बड़ी बीमारी लगेगी, आप इसको डायबिटीज और थायराइड की तरह देखेंगे तो आपको वैसे ही लगेगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफस्टाइल। इस बीमारी का भी एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है कि आप इस बीमारी के साथ साथ अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो आप जरूर जीतेंगे एंड यू विल बी एबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज व्हाइल गोइंग थ्रू द डिजीज कितना इम्पोर्टेंट है। उस समय क्या चल रहा था आपके दिमाग में, क्योंकि कहाँ एक तरफ स्टारडम और फिर अचानक परिवार भी जो है परेशान है, आप भी परेशान हैं, अपनों का साथ मिला, और कैसी थी वो जर्नी, अगर एक छोटा सा बताएं। आप लोगों के साथ मैंने अपनी जर्नी बहुत अच्छे से शेयर की है, आप सबको सब कुछ पता है हाउ इट हैज बीन एंड मैंने सब किया। मैंने ऑल्दो इट वाज हार्ड, यू नो, जब आपको एकदम स्ट्रेट अप बोला जाए दैट यू आर डायग्नोज्ड विद स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर, तो अर्ली स्टेज इसीलिए हम इतना ज्यादा ये करते हैं कि आपको अर्ली डिटेक्शन पता चले, तो अर्ली डिटेक्शन में एटलीस्ट आप बेटर कर सकते हैं अपने लिए। आखिरी में जाते जाते इस इंटरव्यू के समापन पर कोई एक बढ़िया सा संदेश आप देना चाहें अपने फैंस को? मेरी तरफ से यही संदेश है आज के दिन कि प्लीज आप सब महिलाएं इस चीज को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लें और अपने आप को टेस्ट करें, स्क्रीन करें, हर साल करें, अपने एक डॉक्टर को कंसल्ट करें कि क्या आप एक सर्टेन एज मार्क क्रॉस कर चुके हैं जहां पर आपको सालाना स्क्रीनिंग की जरूरत है या 6 मंथली स्क्रीनिंग की जरूरत है। अपने ये जो जेनेटिक टेस्टिंग है, इट इज सो इसेंशियल। मैं आपको क्या बताऊं, एक टेस्ट पूरी जिंदगी बदल सकता है आपकी, और जिंदगी में एक ही बार करना है, ऐसा नहीं कि बार बार करना है। एक बार अपना जीनोमिक्स, अपनी जेनेटिक टेस्टिंग कराएं, अपनी स्क्रीनिंग कराएं। अर्ली स्क्रीनिंग से आप अपनी ना कि सिर्फ अपना बल्कि अपनी फैमिली, अपने बच्चों का भविष्य बदल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, दोनों ही नारी शक्तियों का, दोनों ही योद्धाओं का। वीडियो जर्नलिस्ट फादत खान के साथ धर्मेंदु, वे गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई। चलिए हम बात करेंगे हिना खान की, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ताल्लुक रखती हैं कश्मीर से ही, तो कश्मीर की खबर आपने देखी। अब इसलिए चलिए घाटी की ही खूबसूरती को दिखाते हुए और आपको लिए चलते हैं श्रीनगर के मुगल गार्डन, जो कि सर्द होते इस मौसम में सुनहरी खूबसूरती से जगमगा उठा है। यहाँ चिनार के लाल अंबर पत्ते सैलानियों को खुश कर दे रहे हैं। यही नहीं, ऐसे मनमोहने वाले माहौल में वो डल झील का भी खूब आनंद ले रहे हैं। पतझड़ का सुनहरा मौसम, मुगल गार्डन में गुलजार पत्ते, बगीचों की प्राकृतिक सुंदरता और रंगीन नजारा। जब हवा में हल्की ठंडक घुलने लगती है और चिनार के पेड़ों से पत्ते लाल, सुनहरे और अंबर रंग में रंगने लगते हैं, तब कश्मीर सच में धरती पर जन्नत लगने लगता है। इन दिनों श्रीनगर का प्रसिद्ध मुगल गार्डन, जिसे कभी मुगल बादशाहों ने अपने सुकून और सौंदर्य के लिए बनाया था, अब पतझड़ की सुनहरी छटा में एक जीवंत चित्रकला बन चुका है। डल झील की लहरों पर पड़ती सुनहरी धूप, चारों ओर फैली पत्तों की कालीन और ठंडी हवा का एहसास, मानो पूरा श्रीनगर किसी सपने की कहानी बयां कर रहा है। देश भर से पर्यटक इन दिनों श्रीनगर पहुंच रहे हैं ताकि इस सुनहरे मौसम का जादू अपनी आंखों से देख सके। अभी हम लोग मुगल गार्डन में हैं और बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा व्यू है। ये ऐसा मौसम है जहाँ बहुत ज्यादा स्नो भी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत प्लेजेंट वेदर है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल है और ये अभी सिर्फ देखने मिलेगा। आप स्नो में आओगे तभी आपको केवल स्नो मिलेगा, बट अभी आपको एक अलग वेदर मिलेगा, बहुत प्लेजेंट वेदर है। मुंबई से आए पर्यटक जुगल और दिव्या
इसे शांति और सुकून का दूसरा नाम बताते हैं। उनका कहना है कश्मीर वो जगह है जहां हर सांस में सुंदरता और हर कोने में सुकून है। तो यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो फ्लावर्स एंड ऑल है, ये हमने आज तक कभी दुनिया में देखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि हमें यहाँ का ऑटम एंजॉय करना था, यहाँ की ठंडी एंजॉय करनी थी, यहाँ का जो वेदर है उसे हमें एहसास करना था, क्योंकि ये वेदर हम मुंबई में कभी एंजॉय कर नहीं सकते। तो मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि आप यहाँ पे आइए, विजिट करिए। कश्मीर को जैसे बोलते हैं कि ये एक जन्नत है, वो जन्नत का एहसास करना है तो जरूर कश्मीर आइए, श्रीनगर आइए और आप आपके फैमिली के साथ एंजॉय करिए। आज का कश्मीर न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और स्वागत योग्य भी है। यहाँ आकर लगता है जैसे वक्त ठहर गया है। यात्री प्रोत्साहित होते हैं कि वो नवंबर और दिसंबर में होने वाली पहली बर्फबारी का नजारा जरूर देखने आए, जो इस घाटी की सुंदरता को बर्फ के मोतियों से सजा देती है। जैसे जैसे पतझड़ की नर्म धूप मुगल गार्डन के हर कोने को सुनहरे रंग में रंगती है, वैसे वैसे कश्मीर फिर साबित करता है कि क्यों इसे भारत का क्राउन जेवल यानी मुकुट रत्न कहा जाता है। यहाँ की हर पगडंडी, हर चिनार और हर झोंका प्रकृति की कविता बन जाता है। वाकई पतझड़ में श्रीनगर सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, जहाँ गिरते पत्ते भी गीत गुनगुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इंग्लैंड के विप्सनेड चिड़ियाघर, जहां चल रही है एक स्पेशल पार्टी। और देखिए ये पार्टी यहाँ मौजूद बेजुबानों के लिए आयोजित की गई है, जो इंसानों की ही तर्ज पर हैलोवीन का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। अलग अलग आकार और रंग के पंपकिन, उसके साथ खेलते नन्हे शावक, स्पेशल ट्रीट के साथ यहाँ बेजुबानों की पार्टी चल रही है। मौका है हैलोवीन का, जगह है इंग्लैंड का विप्सनेड चिड़ियाघर। देखिए कैसे पत्तों के ढेर में लोटपोट होते ये नन्हे शावक हैलोवीन को अपने अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वहीं काली लेमूर की इस जोड़ी को देखिए, कैसे कैमिला और कागी को भी अपना सजा हुआ हैलोवीन कॉर्नर मिला है, जहां गेंदे के फूलों और अतरंगी सजावट आइटम्स के साथ ये भी उत्सव का आनंद ले रहे हैं। और अब देखिए जू के सबसे बड़े स्टार, एक सींग वाले गैंडे ह्यूगो को, जो नन्हे शावकों से पीछे नहीं है। इस गैंडे ने पहले कद्दू की पूरी जांच पड़ताल की, उसके बाद लजीज लंच का आनंद लिया। इंग्लैंड का विप्सनेड जू ब्रिटेन का सबसे बड़ा संरक्षण चिड़ियाघर है, इसलिए यहाँ इन बेजुबानों को भी उत्सव के माहौल से दूर नहीं रखा गया है। ये भी हैलोवीन का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी महिला राजनेता अपने एक स्पेसिफिक फैशन सेंस के चलते किसी भी ब्रांड को रातों रात फेमस बना देती हैं। वो खासकर पारंपरिक लग्जरी लेबल के प्रोडक्ट्स को कैरी करती हैं, लेकिन कभी कभार किसी नए प्रोडक्ट को भी फ्लॉन्ट कर उसकी डिमांड बढ़ा देती हैं, जो छोटे बिजनेस के अपग्रेडेशन के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होता है। कुछ ऐसा ही इन दिनों जापान में नजर आ रहा है। हाल ही में साने तकाइची ने जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का इतिहास रचा है, लेकिन आजकल इनकी लोकप्रियता एक और चीज की वजह से बढ़ गई है, और वो है एक खास हैंडबैग। साने तकाइची के हाथों में दिखने वाला यह हैंडबैग $895 का बताया जा रहा है, जो भारतीय करेंसी में 80,000 रुपए के आसपास की कीमत का है। ये बैग इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इसकी वजह से जापान की 145 साल पुरानी लोकल लेदर का सामान बनाने वाली कंपनी हामानो इंक, जिसने ये ग्रेस डिलाइट टोटे नाम का बैग बनाया है, और अब सोशल मीडिया यूजर्स के बीच इस बैग का क्रेज काफी बढ़ गया है। चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे चाय।